हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको वैन डर वाल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। उस टॉपिक में टाइम की वजह से मैं ज्यादा नहीं समझा सका था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत। फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट डे मैंने आपको बताया था। तो उसमें देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्वों के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने पर यह उस ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में क्या करता है? साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। साझेदारी के बाद में हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण विद्युतीय तत्व के अधिक निकट और हाइड्रोजन परमाणु से दूर चला जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, जिससे ये क्या होते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। तो वहां पर देखिए H और F, जब H F दोनों आपस में, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन जो कि ऋण विद्युतीय तत्व है के संपर्क में जब आएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके थोड़ा निकट क्या हो जाएगा? इसके निकट आ जाएगा, इससे एच से दूर चला जाएगा। इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस। ठीक है, तो हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये यहां पर H और फिर F, फिर यहां पर H और F, इसके बाद में फिर यहाँ पर H और F। ये जो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होती है F और H के बीच में, ये बॉन्डिंग जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्या होती है? H बॉन्डिंग होती है। मैंने लास्ट टॉपिक में ये आपको बता दिया था, बट आपको थोड़ा ये कंफ्यूज हो कि यहां पर H और F, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो H बॉन्डिंग नहीं है। H और F के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होती है? यहां पर होती है, इस जगह पर होती है। ठीक है ना। अब ये प्रश्न उठता है कि H और F की जो बॉन्डिंग कौन सी है? तो यहां पर जो बॉन्डिंग है ये सहसंयोजक होती है। सहसंयोजक, यहां पर जो बंध बन रहा है ये बनता है सहसंयोजक बंध, और ये जो बंध बनेगा यहां पर वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियर हुआ? सहसंयोजक बंध जो होता है प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। जबकि ये जो बॉन्ड होता है ये सहसंयोजक बंध की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही दुर्बल होता है। ठीक है ना। तो यहां पर H बॉन्डिंग ये होगी। आया समझ में? क्लियर हो गया कि H बॉन्डिंग किस प्रकार से और कहां पर होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस यहां पर डेल्टा माइनस। आया समझ में? देखिए इसी में हमने यहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड को लिया है। इसी प्रकार से हम H2O में H बॉन्डिंग को बता सकते हैं। H2O में कैसे बताएंगे? दूसरे पॉइंट में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर HOH ले, इस पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा। इस पर क्या आएगा? डेल्टा माइनस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा। क्यों आएगा? जब हाइड्रोजन किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व के क्या होता है? अधिक निकट आ जाता है, जिससे इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक धनावेश ऋणावेश आ गया। अब
दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो उनके बीच में, मान लो H, यहाँ पर O F H, यहाँ पर भी हो डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी हो डेल्टा प्लस, सॉरी एक मिनट, इसको हम इस प्रकार से लेते हैं, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिया जाएगा, ये H, यहाँ पर ये O और ये H, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा प्लस। ठीक है, तो अब इसमें बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, इसमें जो बॉन्डिंग होगी H बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, H बॉन्डिंग इस जगह पर होगी। आगे समझ में तुमको तो किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध यहाँ पर नहीं होगा, ये तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं यहाँ पर, परंतु ये जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होती है, H बॉन्डिंग होती है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा यहाँ पर और इसको डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पर H और F के बीच में जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि जब ये हाइड्रोजन F के संपर्क में आया, आने पर इस प्रांत से आंशिक ऋणावेश हो गया। ठीक है, अब जब दूसरे HF का H प्लस यहाँ पर दोनों में ही विपरीत आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आकर्षण लगेगा, आकर्षण होने के कारण एक बॉन्डिंग का निर्माण होगा। हालांकि में ये बॉन्डिंग जो होती है इसकी अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, नहीं कि यहाँ पर। आगे समझ में, तो यहाँ पर रिपीट करने का मेरा यही उद्देश्य था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम नया टॉपिक्स देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निम्न को समझाइए। क्या है, निम्न को समझाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड दूसरा है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी। निम्न को समझाइए, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमको दोनों को अलग अलग आपको बताना है, तो दोनों टॉपिक। ठीक है, इसमें हम पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। फर्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या मतलब है। देखिए, जब कोई उदासीन परमाणु, कौन सा परमाणु, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लेता हूं यहां पर X एक उदासीन परमाणु है जो कि एक गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब यहां पर इस उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके जब इसे ऋणात्मक आयन में कन्वर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, एक उदासीन गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके जब ऋणात्मक आयन में रूपांतरित किया जाता है, तो इस स्थिति में जिस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। तो देखो, इसको हम कैसे रिएक्शन के द्वारा समझा सकते हैं। एक उदासीन परमाणु जो गैसीय अवस्था में है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करना है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उस पर। तो यहाँ पर Hg, इसको अपन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करें,
एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करें, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पर यह जो X है ये किस रूप में आ जाएगा, ये आयंस में चेंज हो जाएगा, ऋणावेश इस पर आ जाएगा, इस पर ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पर कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। किसका ऊर्जा, मान लो हमने डेल्टा H, कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह जो ऊर्जा है यही कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए ये नाभिक है, ये इसके चारों तरफ विभिन्न दिशाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस नाभिक में मान लीजिए ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अपन को क्या करना है, सबमिट करना है इसकी कक्षा में। एक इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा में सबमिट करना है। तो सबमिट होने पर जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को अपन यहां से इसमें सबमिट करें, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते ही क्या करेगा, उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। डेल्टा H ऊर्जा का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन जो करता है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आया समझ में। तो देखिए, समझ में आ गया आपको। एक उदासीन परमाणु जिसकी कक्षा में अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर, तो इस पर क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक आयन में चेंज हो जाएगा और डेल्टा H हमको प्राप्त होगा। ये कहलाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता डेल्टा H इसमें जो प्राप्त हुई है, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। अब देखिए, इसी को मैं थोड़ा और आगे डिस्क्राइब करूं तो किस प्रकार से। अब मान लीजिए X माइनस जो ऋणावेशित आयन X में चेंज हुआ, ठीक है, इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन और प्रदान करें। क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और प्रदान करें। एक इलेक्ट्रॉन और प्रदान करना है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रदान करने पर इसकी जो ये चेंज किसमें हो जाएगा, X माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया इसके पास में, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये डेल्टा H1, क्या है यहाँ पर डेल्टा H1 प्लस यहां पर फिर डेल्टा H2। इस प्रकार से हम इन उदासीन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन एक साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते हैं। पहले एक करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर तीन करेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स इसमें स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H1 ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा H2, इसी प्रकार से डेल्टा H2 का मान, इसी डेल्टा H3, ऐसे और भी अपन मान निकाल सकते हैं। आया समझ में आपको। यहाँ पर एक कंडीशन ये और है कि जैसे कि डेल्टा पॉजिटिव है, ये मान क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव साथ में क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, डेल्टा H1 क्या है, पॉजिटिव। इसकी कुछ वैल्यू या कुछ मान होता है, इसका कुछ ना कुछ मान होता है। जैसे क्लोरीन के लिए 3.61 या 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रत्येक परमाणु के लिए इसका क्या होता है, अलग अलग इसका क्या होता है, मान होता है। आया समझ में। तो डेल्टा H1, एक चीज और होती है यहां पर डेल्टा HEG, एक वैल्यू और होती है, क्या है, डेल्टा HEG। ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा EG क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका मान
किसके बराबर होता है? डेल्टा H1 का जो मान है उसके इक्वल ही होता है, किसी भी रिएक्शन में उसी के इक्वल होगा। और ये जो मान होगा ये कैसा होता है? ये नेगेटिव होता है। कितना होता है? नेगेटिव। जैसे कि अगर क्लोरीन के लिए इसका मान कितना होता है? 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो डेल्टा Hg का मान कितना हो जाएगा? माइनस 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आया समझ में आपको? ये होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है अलग अलग तत्वों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे कि जितने भी ऋण विद्युतीय तत्व हैं उनके लिए, जैसे कि फ्लोरीन, ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पर? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं आयोडीन, क्या यहाँ पर? आयोडीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्या है? फ्लोरीन है, और फिर है यहाँ पर जैसे कि हाँ इसका मान फिर आता है जैसे कि लास्ट में क्लोरीन। इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है क्रमशः क्या होता है? बढ़ते ही क्रम में होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये इस प्रकार से बढ़ते क्रम में, जैसे इसका मान जो होता है 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसका मान इतना होता है। देखिए अगर ये डेल्टा Heg होता, इसी का मान क्या होता? इसका मान नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रोमीन के लिए 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए कितना होता है? 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए कितना होता है? 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये किसमें आ रही है? आयोडीन टू क्लोरीन, आयोडीन से क्लोरीन, इसमें जो इसकी जो वैल्यू है बढ़ते क्रम में हमको यहाँ पर इतनी प्राप्त हो रही है। आया समझ में? तो इसको ध्यान दीजिए, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के माने ये जितने भी जो तत्व हैं आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपको आवर्त सारणी के 17वें आवर्त में देखना आप। इसमें 17वें आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः ये तत्व आपको वहां पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कितना होता है? हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है इसको डिफाइन करके इसको एक रिएक्शंस के द्वारा हम बता सकते हैं। रिएक्शन में जैसे हमने X लिया था वहां पर हम क्लोरीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्लोरीन ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन गैसीय परमाणु के संपर्क में जो एक इलेक्ट्रॉन इसे कक्षा में स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर इसमें ये क्लोरीन जो होता है एक ऋणायन में चेंज हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा? 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। आगे समझ में क्लियर है? इसके बाद में अब देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है, सेकेंड पॉइंट। तो इसको थोड़ा देखिए, मिटा देता हूं मैं। इसके बाद में बच्चों है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट जैसे अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता देखा, एक इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में स्थापित करने पर एनायन में चेंज करना। अब हमको यहाँ पर आयनन ऊर्जा में क्या होता है? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां पर अपन प्रदान कर रहे थे, कक्षा में स्थापित कर रहे थे, यहां पर अपन क्या करेंगे? किसी भी उदासीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर देखिए, बाहर निकालने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा उसकी आयनाइजेशन या आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो कैसे, मैं किसी भी एक परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक है, इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहां पर से मान लो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जो बाह्यतम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के अपेक्षाकृत कम आकर्षण बल के द्वारा बंधा होता है, इसलिए ये आसानी से निकल जाता है, बजाय जो आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अपेक्षा ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन अपन को कैसे मिलेगी, मान लीजिए X एक गैसीय परमाणु है, उदासीन परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करना है, निकालना है, तो कुछ ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी यह इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो Hg प्लस इसमें जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा अपन ने इसको दी और देने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, केटायन में चेंज हो जाएगा, धनायन में चेंज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो वो धनायन में चेंज होता है, तो यहाँ पर X धनायन में चेंज हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो जस्ट आपको समझ में आया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब देखिए पुनः X प्लस, पुनः X प्लस में से फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए, X प्लस में से पुनः एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए। मान लीजिए इस ऊर्जा का मान कितना है, दी गई ऊर्जा का मान मान लो डेल्टा H1 अपन ने लिया, डेल्टा H1 लिया। अब ये ऊर्जा डेल्टा H1 है। अब यहाँ पर से मान लो ये इलेक्ट्रॉन तो बाह्य कक्षा का अपन ने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो अपन निकालना चाहते हैं वो नाभिक से अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा ज्यादा बल के द्वारा आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा। क्या होगा, मुश्किल होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमको ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर से डेल्टा H2 यहाँ से निकले तो H प्लस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कहाँ जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ जाएंगे, वो अनंत में चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे, इन्फिनिटिव या अनंत में चले जाते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं यहाँ से उड़ के आकाश में चले गया वो, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक नाभिक है, ठीक है ना, ये एक परमाणु है, इलेक्ट्रॉन मान लो जस्ट यहाँ पर भी आगे तो अनंत होता है, इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष ये दूरी क्या होगी, अनंत में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दोनों में बड़ा कौन है, ज्यादा ऊर्जा कौन सी है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। असल में ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया आपको, इसको मिटा दूं मैं। देखिए इसके बाद में जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुओं के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे सीजियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया, क्या हो गया, सीजियम, रुबिडियम, ठीक है ना। और क्षारीय धातु कौन कौन सी हो सकती हैं, सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, लिथियम है। इनके मान भी क्या होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के मान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके लिए पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, ठीक है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके मान भी बढ़ते क्रम में क्या होते हैं, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। किस क्रम में जाते हैं, बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। सीजियम के लिए इसका मान 3.90, सीजियम के लिए इसका मान कितना होता है, 3.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके लिए,
सीजियम के लिए, और जस्ट इसके लिए लिथियम के लिए देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान 5.40 होता है। कितना होता है? 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्रम से बढ़ते क्रम में आयनाइजेशन एनर्जी जो सीजियम टू लिथियम के लिए है वो कितनी होती है? आगे समझ में, तो ये यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, ये पूरे के पूरे जो हैं ये किसके हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये किसके हैं? ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में हमको मिलते हैं ये, और इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होता है? अलग अलग इस प्रकार से होता है। तो आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा को पढ़ा। इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। लास्ट जितना हमने पढ़ाया था पहले, उसकी पीडीएफ आपको हमने अवेलेबल करवा दी थी। हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपको वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसको आप समझिए। रिटर्न वर्क की या बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रिटर्न वर्क के लिए आपको नोट्स की पीडीएफ भेज दी जाएगी। सिर्फ नोट्स के माध्यम से आपको जो भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए जाते हैं इसको आसानी से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही काफी है, ठीक है। ओके, थैंक्स।